दोस्तों, हमारे सौर मंडल में मार्स एक अकेला ऐसा प्लेनेट है जो भविष्य में पृथ्वी के बाद दूसरा हैबिटेबल प्लेनेट बन सकता है, क्योंकि दुनिया भर की स्पेस एजेंसीज कई दशकों से मार्स पर सैटेलाइट और रोवर्स को भेजते आ रहे हैं, जिसमें नासा के 4 रोवर्स मार्स पाथफाइंडर, स्पिरिट, अपॉर्चुनिटी और क्यूरियोसिटी को सक्सेसफुली मार्स पर भेजा जा चुका है। इन सभी मिशन से हमें मार्स पर जीवन के होने और पानी के होने के कई बड़े सबूत मिले हैं, जिससे कई ऐसी संभावनाएं हैं कि भविष्य में मार्स पर भी बड़ी बड़ी स्पेस कॉलोनी बसाई जा सकती है। लेकिन नासा के भेजे हुए सभी रोवर अब काफी पुराने हो चुके हैं, जिससे वे मार्स से जुड़ी मिट्टी के सैंपल की अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए नासा ने पिछले साल 30 जुलाई 2020 को परसिवेरेंस रोवर को लॉन्च किया था, जो इसी महीने यानी 18 फरवरी 2021 में मार्स के सतह पर लैंड करने वाला है। आखिर परसिवेरेंस रोवर्स को मार्स भेजने की क्या वजह है और यह रोवर्स मार्स पर कैसी कैसी खोज करने वाला है, तो आज की वीडियो में हम मार्स से जुड़े सभी रोवर्स के मिशन के बारे में और परसिवेरेंस रोवर्स की पूरी स्टोरी के बारे में जानेंगे। तो मेरा नाम है गौरव, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, नासा के मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में अभी तक कुल 4 रोवर मिशन किए जा चुके हैं, जिसमें 4 अलग अलग तरह के रोवर्स को मार्स की सतह पर भेजा गया था। और हाल ही में जो परसिवेरेंस रोवर को लॉन्च किया गया है, उसके बारे में जानने से पहले हमें ये भी जानना जरूरी है कि बाकी के रोवर्स के साथ मार्स पर क्या हुआ और क्या क्या खोजें उन सभी रोवर्स ने की थी। दोस्तों, नासा के बनाए सबसे पहले रोवर मार्स पाथफाइंडर को 1996 में मार्स भेजा गया था। ये नासा का पहला ऐसा मिशन था जिसमें एक लैंडर को मार्स की सतह पर उतारा गया था। इस मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव मार्स की मिट्टी से जुड़े जियोलॉजिकल डेटा को धरती तक ट्रांसमिट करना था, वहां की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और वातावरण के डेटा को भी ट्रांसमिट करना था। अपने पूरे मिशन के दौरान पाथफाइंडर ने 16,500 इमेजेस कैप्चर की थी और मार्स की एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बढ़ते और कम टेम्परेचर और वहां की हवा जैसे सभी डेटा को सक्सेसफुली धरती तक ट्रांसमिट किया था। इस मिशन के बाद नासा ने एक ही महीने में 2 रोवर्स को साथ में मार्स के लिए भेजा था, जो थे स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी। दोनों ट्विन रोवर्स के नाम से भी जाने जाते थे। स्पिरिट को 10 जून 2003 में लॉन्च किया गया था और वहीं अपॉर्चुनिटी को 8 जुलाई 2003 को। दोनों रोवर्स ने करीब 6 महीनों का सफर करके अपने लक्ष्य मार्स तक पहुंचे थे और दोनों की लैंडिंग एक प्रोटेक्टिव एयर बैग के जरिए करवाई गई थी, जिसके बाद स्पिरिट और अपॉर्चुनिटी अपने मिशंस में जुट गए थे। दोनों रोवर्स को मार्स के अपोजिट साइड के अलग अलग क्रेटर्स पर लैंड कराया गया था। मार्स के अपोजिट साइड पर लैंड कराने का रीजन वह भी था, वहां की सतह पर कई ऐसे वेव्स के निशानों को देखा गया था जो पास्ट में पानी की बड़ी बड़ी नदियों के द्वारा बनी हो। इसी कारण दोनों का मेन ऑब्जेक्टिव वहां के अलग अलग लोकेशंस में जाकर मिट्टी के कई अलग अलग सैंपल्स की पढ़ाई करना था, जिससे मार्स पर पानी से जुड़े कई अलग अलग सबूतों को ढूंढा जा सके। दोनों रोवर्स में मैस्ट माउंटेड कैमरे का इस्तेमाल किया गया था, जिससे वे 360 डिग्री स्टीरियोस्कोपिक इमेज को भी आसानी से कैप्चर कर सकते थे। दोनों मिशंस की ड्यूरेशन करीब 90 दिनों तक तय की गई थी, लेकिन दोनों रोवर्स अपने मिशन ड्यूरेशन से बहुत ही ज्यादा समय तक काम करते रहे थे, जिसमें स्पिरिट ने करीब 6 साल तक लगातार काम किया था और 2010 में हम सभी को स्पिरिट ने अलविदा कह दिया था। वहीं अपॉर्चुनिटी ने करीब 14.5 सालों तक लगातार मार्स पर काम किया था और फिर जून 2008 में बहुत ही तेज धूल की तूफान के कारण अपॉर्चुनिटी के सोलर पैनल में बहुत ही ज्यादा धूल जमने लगी थी और वह सूरज की एनर्जी को भी अब्सॉर्ब नहीं कर पा रहा था और धीरे धीरे अपॉर्चुनिटी ने भी हमें अलविदा कह दिया था। इसी बीच नासा ने क्यूरियोसिटी रोवर को भी मार्स पर भेजा था, जो 26 नवंबर 2011 को लॉन्च किया गया था। यह रोवर का आकार एक कार के साइज जितना था और लॉन्च के करीब 9 महीने बाद वह अपने मंजिल मार्स के ऑर्बिट तक पहुंचा था और पैराशूट के जरिए क्यूरियोसिटी की लैंडिंग कराई गई थी। सतह पर लैंड करने के बाद क्यूरियोसिटी को अपने कई मेजर मिशंस पूरे करने थे, जिसमें मेन ऑब्जेक्टिव लैंडिंग साइट की हैबिटेबिलिटी को चेक करना था, जिसमें पानी से जुड़े मॉलिक्यूल्स को स्टडी करना था। दूसरा ऑब्जेक्टिव मार्स के क्लाइमेट चेंज और जियोलॉजी की पढ़ाई करना था और मार्स के वातावरण की शुरुआती प्रोसेस की पढ़ाई करना था, जैसे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड 96% क्यों है, अपने शुरुआती समय में मार्स का वातावरण कैसा था, यही सब पढ़ाई क्यूरियोसिटी को करनी थी। इस मिशन की ड्यूरेशन करीब मार्स के 1 साल के जितनी रखी गई थी, जो पृथ्वी के करीब 2 सालों के बराबर है और क्यूरियोसिटी को मार्स पर करीब 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं।
और आज भी वह सही सलामत काम कर रहा है और आगे भी हमें मार्स से जुड़े कई अहम जानकारियां भेजता रहेगा। अब दोस्तों बात करते हैं नासा के हाल ही में लॉन्च हुए परसीवेरेंस रोवर की, जो पर्सी के नाम से भी काफी फेमस है। पर्सी रोवर को 30 जुलाई 2020 को केप कनेवरल स्पेस स्टेशन से लॉन्च किया गया था और अब वह अपने 6 महीने के सफर के बाद मार्स की सतह पर उतरने के लिए पूरी तरह तैयार है और 18 फरवरी 2021 को पर्सी जिज़ेरो क्रेटर पर लैंड करेगा। जिज़ेरो क्रेटर पर लैंड करने का सबसे बड़ा रीजन साइंटिस्टों को यह लगता है कि जिज़ेरो क्रेटर में एंशिएंट पीरियड के समय वहाँ बहुत ही बड़ा तालाब था, क्योंकि सैटेलाइट इमेजेस में जिज़ेरो क्रेटर में पानी के अंदर आने और बाहर जाने के दोनों रास्ते दिखाई दे रहे थे। पर्सी की लैंडिंग के लिए स्काई क्रेन का इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें बूस्टर का इस्तेमाल करके रोवर को सेफली लैंड कराया जाएगा। दोस्तों इस मिशन में पहली बार एक रोवर के साथ मार्स हेलीकॉप्टर टेक डेमो भी भेजा जाएगा, जो पर्सी रोवर को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में बहुत ही ज्यादा मदद करेगा। इस मिशन को करने का मेन ऑब्जेक्टिव मार्स की एंशिएंट लाइफ से जुड़े सबूतों को ढूंढना होगा। इसलिए नासा ने पर्सी रोवर में ड्रिल मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया है, जिसमें पर्सी क्रेटर में ड्रिल करके मिट्टी और टूटे हुए चट्टानों के सैंपल को कलेक्ट करेगा और सभी सैंपल्स को कई बड़ी बड़ी ट्यूब्स में इकट्ठा करके रखेगा। इन सैंपल्स को इकट्ठा करने का रीजन यह भी है कि फ्यूचर में नासा के होने वाले कई बड़े बड़े मिशंस में इन सैंपल्स को कलेक्ट करके पृथ्वी पर वापस लाया जाएगा। और इस मिशन का आखिरी और सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव मार्स से रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनाने का एक्सपेरिमेंट होगा। दोस्तों हम जानते हैं कि मार्स के वातावरण में 96% कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है और ऑक्सीजन 0.13%। इसलिए नासा इस मिशन के जरिए एक एक्सपेरिमेंट भी करेगा जिसे मॉक्सी का नाम दिया गया है, मतलब मार्स ऑक्सीजन इन C2 रिसोर्स यूटिलाइजेशन एक्सपेरिमेंट। इस प्रोसेस में मार्स के वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर, जिसमें एक कार्बन एटम और 2 ऑक्सीजन एटम मौजूद हैं, जिसे साइंस में CO2 भी कहा जाता है। इस एक्सपेरिमेंट में तीनों एटम्स को अलग अलग करके ऑक्सीजन के दोनों एटम्स को मिलाकर प्रॉपर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाया जाएगा। अगर नासा ये एक्सपेरिमेंट करने में सफल हो गए तो दोस्तों वो दिन दूर नहीं जब मार्स भी पृथ्वी के जैसे एक हैबिटेबल प्लैनेट बन जाएगा। तो हमें वेट करना होगा पर्सी के मार्स तक पहुंचने का, जो 18 फरवरी को लैंड करेगा। तो मार्स प्लैनेट के सफर में आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और ऐसी वीडियो देखने के लिए ब्रह्मांड टीवी को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।